केटलिन, मेरी महिला, आपको अपना सिर ढकना चाहिए, सर रॉड्रिक ने उनसे कहा जब उनके घोड़े उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। आपको ठंड लग जाएगी। ये सिर्फ पानी है, सर रॉड्रिक, केटलिन ने जवाब दिया। उसके बाल गीले और भारी थे, एक ढीला लट उसके माथे पर चिपका हुआ था, और वो कल्पना कर सकती थी कि वो कितनी अस्त व्यस्त और जंगली दिख रही होगी, लेकिन एक बार के लिए उसने परवाह नहीं की। दक्षिणी बारिश नर्म और गर्म थी। केटलिन को अपने चेहरे पर इसका स्पर्श पसंद आया, माँ के चुंबन की तरह कोमल। यह उसे उसके बचपन में वापस ले गया, रिवरन के लंबे भूरे दिनों में। उसे गॉडवुड, नमी से भरी झुकी हुई शाखाएं, और उसके भाई की हंसी की आवाज़ याद आई जब वह नम पत्तियों के ढेर के बीच उसका पीछा कर रहा था। उसे लिसा के साथ मिट्टी के पकौड़े बनाना याद आया, उनका वजन, उसकी उंगलियों के बीच मिट्टी का चिकना और भूरा होना। उन्होंने उन्हें लिटिल फिंगर को परोसा था, हंसते हुए, और उसने इतनी मिट्टी खा ली थी कि वह 1 सप्ताह तक बीमार रहा। वे सभी कितने छोटे थे। केटलिन लगभग भूल ही गई थी। उत्तर में बारिश ठंडी और तेज होती थी, और कभी कभी रात में ये बर्फ में बदल जाती थी। ये फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसे पोषण भी देती थी, और इससे बड़े बड़े लोग निकटतम आश्रय की ओर भागते थे। वह बारिश छोटी लड़कियों के खेलने के लिए नहीं थी। मैं पूरी तरह भीग गया हूँ, सर रॉड्रिक ने शिकायत की। मेरी हड्डियाँ भी भीग गई हैं। जंगल उनके चारों ओर से सटा हुआ था, और पत्तियों पर बारिश की लगातार फुहारें उनके घोड़ों द्वारा की जाने वाली हल्की सी चूसने की आवाज़ के साथ थीं, जब उनके खुर कीचड़ से बाहर निकल रहे थे। आज रात हमें आग चाहिए, मेरी महिला, और हम दोनों के लिए एक गर्म भोजन होगा। आगे चौराहे पर एक सराय है, केटलिन ने उसे बताया। वह अपनी युवावस्था में अपने पिता के साथ यात्रा करते हुए कई रातें वहां सो चुकी थी। लॉर्ड होस्टर टुली अपने समय में एक बेचैन व्यक्ति थे, हमेशा कहीं न कहीं घूमते रहते थे। उसे अभी भी सराय की मालकिन याद है, माशा हेडल नाम की एक मोटी महिला जो रात दिन खट्टे पत्ते चबाती थी और बच्चों के लिए मुस्कान और मीठे केक की अंतहीन आपूर्ति करती थी। मीठे केक शहद से लथपथ थे, जीभ पर भारी और स्वादिष्ट, लेकिन केटलिन को उन मुस्कुराहटों से कितना डर लगता था। खट्टे पत्ते ने माशा के दांतों को गहरा लाल कर दिया था, और उसकी मुस्कान को खूनी डरावनी बना दिया था। एक सराय, सर रॉड्रिक ने उत्सुकता से दोहराया। काश, लेकिन हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हम अज्ञात रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें किसी छोटे से गढ़ की तलाश करनी चाहिए। उसने बीच में ही बात रोक दी क्योंकि उन्हें सड़क पर आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, पानी की छपाक, मेल की खनक, घोड़े की हिनहिनाहट। सवारों, उसने चेतावनी दी, उसका हाथ तलवार की मूठ पर गिर गया। किंग्स रोड पर भी, सावधान रहना कभी नुकसानदेह नहीं होता। वे सड़क के एक सुस्त मोड़ के आसपास आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़े और उन्हें देखा, हथियारबंद लोगों का एक दल शोर मचाते हुए एक उफनती हुई धारा को पार कर रहा था। केटलिन ने उन्हें जाने देने के लिए लगाम कसी। सबसे आगे वाले सवार के हाथ में बैनर गीला और ढीला लटका हुआ था, लेकिन पहरेदारों ने नील रंग की लबादा पहन रखी थी और उनके कंधों पर सीगार्ड का चांदी का ईगल लहरा रहा था। मेलिस्टर्स, सर रॉड्रिक ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि उसे पता ही न हो। मेरी महिला, बेहतर होगा कि आप अपना हुड ऊपर खींच लें। केटलिन ने कोई कदम नहीं उठाया। लॉर्ड जेसन मेलिस्टर खुद उनके साथ सवार थे, उनके शूरवीरों ने उन्हें घेर रखा था, उनके साथ उनका बेटा पैट्रिक था और उनके अनुचर पीछे पीछे थे। वे किंग्स लैंडिंग और हैंड के टूर्नामेंट के लिए सवार थे, वह जानती थी। पिछले हफ्ते से किंग्स रोड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, शूरवीर और फ्री राइडर्स, अपने वीणा और ड्रम के साथ गायक, हॉप्स या मकई या शहद के पीपों से लदे भारी वैगन, व्यापारी और कारीगर और वेश्याएं, और वे सभी दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। उसने लॉर्ड जेसन का साहपूर्वक अध्ययन किया। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वो उसके चाचा के साथ उसकी शादी की दावत में मजाक कर रहा था। मेलिस्टर टुली के लिए बैनरमैन के रूप में खड़े थे, और उसके उपहार बहुत ज्यादा थे। उसके भूरे बाल अब सफ़ेद हो गए थे, उसका चेहरा समय के साथ दुबला हो गया था, फिर भी सालों ने उसके गर्व को नहीं छुआ था। वह एक आदमी की तरह सवार था जो किसी चीज से नहीं डरता था।
कैटलिन को उससे ईर्ष्या हुई कि वो इतना डरने लगी थी। जब सवार गुजरे, लॉर्ड जेसन ने एक संक्षिप्त अभिवादन किया, लेकिन ये सड़क पर मिले अजनबियों के प्रति केवल एक उच्च लॉर्ड का शिष्टाचार था। उन भयंकर आंखों में कोई पहचान नहीं थी और उसके बेटे ने एक नज़र भी बर्बाद नहीं की। वो तुम्हें नहीं जानता था, सर रॉड्रिक ने आश्चर्य से कहा। उसने सड़क के किनारे कीचड़ से सने 2 यात्रियों को देखा जो भीगे और थके हुए थे। उसे कभी यह संदेह नहीं हुआ कि उनमें से एक उसके स्वामी की बेटी थी। मुझे लगता है कि हम सराय में काफी सुरक्षित रहेंगे, सर रॉड्रिक। जब वे वहां पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। ये ट्राइडेंट के महान संगम के उत्तर में चौराहे पर था। माशा हेडल कैटलिन की याद से कहीं ज्यादा मोटी और भूरे बालों वाली थी। अभी भी अपनी खट्टी रोटी चबा रही थी, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ सरसरी निगाहों से देखा, अपनी भयावह लाल मुस्कान का एक भी संकेत नहीं दिया। सीढ़ी के ऊपर 2 कमरे, बस इतना ही है, उसने कहा, पूरे समय चबाते हुए। वे घंटाघर के नीचे हैं, आप भोजन नहीं छोड़ेंगे, हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत शोर है। कुछ नहीं किया जा सकता। हम भरे हुए हैं या पास में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उन कमरों या सड़क की बात है। ये वो कमरे थे, एक तंग संकरी सीढ़ी के ऊपर कम ऊंचाई वाले, धूल भरे अटारी। अपने जूते यहीं छोड़ दो, माशा ने उनसे कहा। उनका सिक्का लेने के बाद लड़का उन्हें साफ कर देगा। मैं तुम्हें अपनी सीढ़ियों पर कीचड़ नहीं ले जाने दूंगी। घंटी का ध्यान रखना, जो लोग भोजन के लिए देर से आते हैं वे खाना नहीं खाते। कोई मुस्कुराहट नहीं थी और मीठे केक का कोई जिक्र नहीं था। जब रात के खाने की घंटी बजी तो आवाज बहरा कर देने वाली थी। कैटलिन ने सूखे कपड़े पहन लिए थे। वो खिड़की के पास बैठी थी और शीशे से बारिश को बहते हुए देख रही थी। शीशा दूधिया और बुलबुले से भरा हुआ था और बाहर गीली शाम ढल रही थी। कैटलिन सिर्फ कीचड़ से भरी क्रॉसिंग को देख पा रही थी जहां 2 बड़ी सड़कें मिलती थीं। चौराहे ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अगर वे यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ते तो रिवरन तक पहुँचना आसान था। उसके पिता ने हमेशा उसे बुद्धिमानी भरी सलाह दी थी जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो उससे बात करने के लिए तरस रही थी ताकि उसे आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी दे सके। अगर विंटरफेल को युद्ध के लिए तैयार होने की जरूरत थी तो रिवरन को और भी ज्यादा, किंग्स लैंडिंग के इतने करीब, कैस्टली रॉक की शक्ति के साथ पश्चिम की ओर एक खतरे की तरह मंडराते हुए। छाया, यदि केवल उसके पिता मजबूत होते तो वो यह मौका दे सकती थी, लेकिन होस्टर टुली पिछले 2 सालों से बिस्तर पर था और कैटलिन अब उस पर कर लगाने से कतरा रही थी। पूर्वी सड़क अधिक जंगली और अधिक खतरनाक थी, जो चट्टानी तलहटी और घने जंगलों से होते हुए मून माउंटेन्स में जाती थी, ऊंचे दर्रे और गहरी खाइयों से होते हुए वेले ऑफ एरिन और उसके आगे के पथरीले फिंगर्स तक जाती थी। घाटी के ऊपर आयरी ऊंची और अभेद्य खड़ी थी, इसकी मीनारें आसमान तक पहुंच रही थीं। वहां उसे अपनी बहन और शायद नेद द्वारा मांगे गए कुछ उत्तर मिल सकते थे। निश्चित रूप से लिसा को उससे कहीं अधिक पता था जितना उसने अपने पत्र में लिखने की हिम्मत की थी। उसके पास शायद ये सबूत हो कि नेड को लेनिस्टर्स को बर्बाद करने की जरूरत थी, और अगर युद्ध की नौबत आई तो उन्हें एरिन और पूर्वी लॉर्ड्स की जरूरत होगी जो उनकी सेवा के लिए ऋणी थे। फिर भी पहाड़ी रास्ता खतरनाक था। छाया बिल्लियां उन दर्रों पर घूमती रहती थीं, चट्टानें खिसकना आम बात थी, और पहाड़ी कबीले कानूनविहीन डाकू थे जो लूटने और मारने के लिए ऊंचाइयों से उतरते थे, और जब भी शूरवीर उनकी तलाश में घाटी से बाहर निकलते थे तो वे बर्फ की तरह पिघल जाते थे। यहाँ तक कि जॉन एरिन, जो कि आयरी के किसी भी महान राजा से अधिक महान था, ने हमेशा पहाड़ों को पार करते समय ताकत के साथ यात्रा की थी। कैटलिन की एकमात्र ताकत एक बुजुर्ग शूरवीर था जो वफादारी से लैस था। नहीं, उसने सोचा, रिवरन और आयरी को इंतजार करना होगा। उसका रास्ता उत्तर की ओर विंटरफेल की ओर जाता था, जहां उसके बेटे और उसकी ड्यूटी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे नेक से सुरक्षित रूप से आगे निकल जाते, वह नेड के बैनरमैन में से किसी एक के सामने खुद को घोषित कर सकती थी और किंग्स रोड पर निगरानी रखने के आदेश के साथ सवारों को आगे भेज सकती थी।
बारिश ने चौराहे के पार के खेतों को अस्पष्ट कर दिया, लेकिन कैटलिन ने अपनी याददाश्त में जमीन को काफी साफ देखा। बाजार सड़क के उस पार था और गांव 1 मील आगे था। एक छोटे से पत्थर के सैप्ट के चारों ओर आधा सौ सफेद झोपड़ियां थीं। अब और भी होंगे। गर्मियां लंबी और शांतिपूर्ण रही थीं। यहाँ से उत्तर की ओर किंग्स रोड ट्राइडेंट के ग्रीन फोक के साथ साथ उपजाऊ घाटियों और हरे भरे जंगलों से होकर गुजरता था, जो संपन्न शहरों और मजबूत होल्डफास्ट और नदी के राजाओं के महलों से गुजरता था। कैटलिन उन सभी को जानती थी, ब्लैकवुड्स और ब्रैकेन्स, जो हमेशा दुश्मन रहे, जिनके झगड़ों को उसके पिता को निपटाना पड़ता था। लेडी वेंट, अपनी वंशावली का अंतिम व्यक्ति, जो अपने भूतों के साथ हर्रेनहाल के गुफाओं में रहता था। चिड़चिड़े लॉर्ड फ्रे, जो 7 पत्नियों से अधिक जीवित रहे और अपने जुड़वा महलों को बच्चों, नाती नातिनों, परपोतों और कमीनों से भर दिया। वे सभी टुली के बैनरमैन थे। उनकी तलवारें रिवरन की सेवा के लिए शपथबद्ध थीं। कैटलिन को आश्चर्य हुआ कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ये पर्याप्त होगा। उसके पिता अब तक के सबसे दृढ़ व्यक्ति थे और उसे कोई संदेह नहीं था कि वह अपने बैनर बुलाएंगे। लेकिन क्या बैनर आएंगे? डेरी और राइजर्स और मूटन्स ने भी रिवरन के प्रति शपथ ली थी। फिर भी उन्होंने ट्राइडेंट पर रेगर टारगेरियन के साथ युद्ध किया था, जबकि लॉर्ड फ्रे युद्ध समाप्त होने के काफी बाद अपने सैनिकों के साथ पहुंचे थे, जिससे कुछ संदेह पैदा हो गया था कि वो किस सेना में शामिल होने की योजना बना रहे थे। उनकी सेना में उन्होंने विजेताओं को बाद में गंभीरता से आश्वासन दिया था, लेकिन उसके पिता द्वारा उन्हें स्वर्गीय लॉर्ड फ्रे कहने के बाद से ये युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहिए, कैटलिन ने उत्साहपूर्वक सोचा। उन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। घंटी की आवाज बंद होते ही सर रॉड्रिक उसके पास आया। अगर हम आज रात खाना चाहते हैं तो हमें जल्दी करना चाहिए, मेरी महिला। अगर हम नेक से गुजरने तक नाइट और लेडी न होते तो शायद ज्यादा सुरक्षित होता, उसने उससे कहा। आम यात्रियों पर कम ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई पिता और बेटी किसी पारिवारिक काम से सड़क पर निकल गए हों। जैसा कि आप कहती हैं, मेरी महिला, सर रॉड्रिक ने सहमति जताई। जब वह हंसी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। पुराने शिष्टाचार मुश्किल से मरते हैं, मेरी बेटी। उसने अपनी खोई हुई मूंछों को खींचने की कोशिश की और झल्लाहट से आहें भरी। कैटलिन ने उसका हाथ थाम लिया। आइए पिताजी, उसने कहा। आप पाएंगे कि माशा हेडल अच्छी मेज सजाती है, मुझे लगता है, लेकिन उसकी तारीफ करने की कोशिश मत कीजिए। आप वाकई उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते। कॉमन रूम लंबा और हवादार था, जिसके एक छोर पर लकड़ी के बड़े बड़े पीपे लगे हुए थे और दूसरे छोर पर चिमनी थी। एक सविंग बॉय मीट की कटार लेकर इधर उधर भाग रहा था, जबकि माशा पीपों से बियर निकाल रही थी और इस दौरान अपनी खट्टी बियर चबा रही थी। बेंचों पर भीड़ थी। शहरवासी और किसान सभी तरह के यात्रियों के साथ खुलकर मिल रहे थे। चौराहे पर अजीबोगरीब साथी थे। काले और बैंगनी हाथों वाले रंगाई करने वाले लोग एक बेंच पर मछलियों की बदबू से भरे नदी के लोगों के साथ बैठे थे। एक मोटा लोहार मांसपेशियों से भरा हुआ था। एक बूढ़े कैप्टन के पास कठोर भाड़े के सिपाही और नर्म मोटे व्यापारी वरदान साथियों की तरह समाचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। कंपनी में कैटलिन की अपेक्षा से अधिक तलवारें शामिल थीं। आग के पास 3 लोगों ने ब्रैकेन्स का लाल स्टेलियन बैज पहना हुआ था और नीले स्टील रिंगमिल और सिल्वर ग्रे रंग की टोपी पहने एक बड़ी पार्टी थी। उनके कंधे पर एक और परिचित चिन्ह था, हाउस फ्रे के जुड़वां टॉवर। उसने उनके चेहरों का अध्ययन किया, लेकिन वे सभी उसे पहचानने के लिए बहुत छोटे थे। उनमें से वरिष्ठ व्यक्ति ब्रांड से अधिक उम्र का नहीं रहा होगा जब वो उत्तर की ओर गई थी। सर रॉड्रिक ने उन्हें रसोई के पास बेंच पर एक खाली जगह ढूंढ दी। मेज के दूसरी ओर एक सुंदर युवक लकड़ी के हॉप पर उंगलियां चला रहा था। आप सभी को 7 आशीर्वाद, अच्छे लोग, उन्होंने बैठते हुए कहा। उनके सामने मेज पर एक खाली शराब का प्याला रखा हुआ था। और तुम्हारे लिए, गायक, कैटलिन ने जवाब दिया। सर रॉड्रिक ने रोटी, मांस और बियर के लिए ऐसे स्वर में पुकारा जिसका मतलब था कि अभी। गायक, जो लगभग 18 साल का युवक था, ने उन्हें साहपूर्वक देखा और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं और उनके पास क्या समाचार है।
सवालों को तीर की तरह तेजी से उड़ाते हुए और जवाब के लिए कभी नहीं रुके। हमने 2 हफ्ते पहले किंग्स लैंडिंग छोड़ दी, कैटलिन ने जवाब दिया, उसके सबसे सुरक्षित सवालों का जवाब देते हुए। वहीं मैं जा रहा हूँ, युवक ने कहा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह उनकी कहानी सुनने की अपेक्षा अपनी कहानी सुनाने में अधिक रुचि रखता था। गायकों को अपनी आवाज़ से अधिक किसी चीज़ से प्यार नहीं होता। हैंड के टूर्नामेंट का मतलब है मोटी जेबों वाले अमीर राजा। पिछली बार मैं जितना चांदी लेकर आया था, उससे कहीं अधिक चांदी मैं ले जा सकता था या ले जा सकता था, अगर मैं किंग्सलेयर पर दांव लगाकर सब कुछ नहीं हारता। सर रॉड्रिक ने सख्ती से कहा, देवता जुआरी पर नाराज हैं। वह उत्तर से था और टूर्नामेंटों पर स्टॉक के विचारों से सहमत था। वे निश्चित रूप से मुझ पर नाराज थे, गायक ने कहा। आपके क्रूर देवताओं और फूलों के शूरवीर ने मिलकर मुझे हरा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आपके लिए एक सबक था, सर रॉड्रिक ने कहा। ये सच था, इस बार मेरा सिक्का सर लोरस का चैंपियन होगा। सर रॉड्रिक ने मूंछों को खींचने की कोशिश की जो वहां नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह फटकार लगा पाता, सेवा करने वाला लड़का भागता हुआ आया। उसने उनके सामने रोटी के डिब्बे रखे और उनमें ब्रेड के टुकड़े भर दिए। एक कटार से भूरा मांस निकाला, जिसमें से गर्म रस टपक रहा था। एक और कटार में छोटे प्याज, तीखी मिर्च और मोटे मशरूम रखे हुए थे। सर रॉड्रिक ने जोश से काम शुरू किया, जबकि लड़का उनके लिए बियर लाने के लिए वापस भागा। मेरा नाम मारिलियन है, गायक ने अपने लकड़ी के हॉप पर तार बजाते हुए कहा। निस्संदेह तुमने मुझे कहीं बजाते हुए सुना होगा। उसके व्यवहार से कैटलिन मुस्कुरा उठी। बहुत कम घुमक्कड़ गायक विंटरफेल तक उत्तर की ओर जाते थे, लेकिन वह रिवरन में अपनी लड़कपन से ही उसके जैसे लोगों को जानती थी। मुझे कोई डर नहीं है, उसने उससे कहा। उसने लकड़ी के हॉप से एक करुण स्वर निकाला। ये तुम्हारा नुकसान है, उसने कहा। तुमने अब तक किस बेहतरीन गायक को सुना है? आलिया ऑफ ब्रावोस, सर रॉड्रिक ने तुरंत उत्तर दिया। ओह, मैं उस पुरानी छड़ी से कहीं बेहतर हूँ, मैरिलियन ने कहा। अगर आपके पास एक गाने के लिए चांदी है, तो मैं खुशी से आपको दिखाऊंगा। सर रॉड्रिक ने शिकायत करते हुए कहा, मेरे पास 1 या 2 सिक्के हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुएं में फेंकना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं तुम्हारी चीख पुकार सुनूं। गायकों के बारे में उनकी राय जग जाहिर थी। लड़कियों के लिए संगीत एक प्यारी चीज थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई स्वस्थ लड़का अपने हाथ में वीणा क्यों भरेगा, जबकि उसके पास तलवार हो सकती है। तुम्हारे दादाजी का स्वभाव खट्टा है, मैरिलियन ने कैटलिन से कहा। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता था, तुम्हारी खूबसूरती को श्रद्धांजलि। सच में, मुझे राजाओं और उच्च प्रभुओं के लिए गाने के लिए बनाया गया था। ओह, मैं ये देख सकती हूँ, कैटलिन ने कहा। मैंने सुना है कि लॉर्ड टुली को गाने का शौक है। इसमें कोई शक नहीं कि आप रिवरन गए होंगे। 100 बार, गायक ने हवा में कहा। वे मेरे लिए एक कमरा रखते हैं और युवा स्वामी मेरे भाई की तरह हैं। कैटलिन मुस्कुराई, ये सोचकर कि एडम्यूर इस बारे में क्या सोचेगा। एक अन्य गायिका ने एक बार एक लड़की के साथ संबंध बनाए थे, जिसे उसका भाई पसंद करता था, तब से वह इस नस्ल से नफरत करता था। और विंटरफेल, उसने उससे पूछा, क्या तुम उत्तर की ओर यात्रा कर चुके हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैरिलियन ने पूछा। वहाँ सब बर्फीले तूफान और भालू की खालें हैं, और स्टार्क्स को भेड़ियों की चीख के अलावा कोई संगीत नहीं आता। दूर से, उसे कमरे के दूर के छोर पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सरायपाल, उसके पीछे से एक नौकर की आवाज़ सुनाई दी। हमारे पास घोड़े हैं जिन्हें अस्तबल की ज़रूरत है, और मेरे लेनिस्टर के स्वामी को एक कमरे और गर्म स्नान की ज़रूरत है। हे भगवान, सर रॉड्रिक ने कहा, इससे पहले कि कैटलिन ने उसे चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसकी बांह के चारों ओर कस गईं। माशा हैदल झुककर अपनी भयानक लाल मुस्कान बिखेर रही थी। मुझे खेद है, महाशय, सच में, हमारा हर कमरा भरा हुआ है। कैटलिन ने देखा कि वे 4 लोग थे। नाइट वॉच की काली वर्दी पहने एक बूढ़ा आदमी, 2 नौकर और वह, वहाँ छोटे कद का और जीवन की तरह निर्भीक खड़ा था। मेरे आदमी तुम्हारे अस्तबल में सो जाएंगे,
और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे एक बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तुम साफ साफ देख सकते हो। उसने एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी। जब तक आग गर्म है और पुआल पर पिस्सू नहीं है, मैं एक खुश आदमी हूँ। माशा हैदल खुद को संभाल नहीं पाई। महाशय, कुछ नहीं है, ये टूर्नामेंट है, इसमें कोई मदद नहीं है। ओह! टायरियन लैनिस्टर ने अपने पास से एक सिक्का निकाला और उसे अपने सिर के ऊपर से उछाला, उसे पकड़ा, फिर से उछाला। कमरे के उस पार, जहां कैटलिन बैठी थी, वहां भी सोने की चमक साफ देखी जा सकती थी। एक फीके नीले रंग का लबादा पहने एक फ्रीराइडर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरे कमरे में आपका स्वागत है, महाशय। अब यह एक चतुर आदमी है, लैनिस्टर ने कहा और कमरे में सिक्का घुमाया। फ्रीराइडर ने उसे हवा से छीन लिया। और एक फुर्तीला भी। बोना माशा हैदल की ओर मुड़ा। तुम भोजन का प्रबंध कर पाओगी, मुझे भरोसा है। जो भी आपको पसंद हो, महाशय, कुछ भी, सराय के मालिक ने वादा किया। और हो सकता है कि वह इससे घुट जाए, कैटलिन ने सोचा, लेकिन उसने देखा कि ब्रांड घुट रहा था, अपने ही खून में डूब रहा था। लैनिस्टर ने नज़दीकी मेज़ों पर नज़र डाली। मेरे आदमी वही खाएंगे जो तुम इन लोगों को परोस रहे हो। डबल पोर्शन। हमने लंबी और मुश्किल यात्रा की है। मैं भुना हुआ मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, कबूतर ले लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी सबसे अच्छी वाइन का एक फ्लैगन भेजो। योरेन, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? हाँ महाराज, मैं करूँगा, काले भाई ने उत्तर दिया। बोने ने कमरे के दूर के छोर की ओर देखा भी नहीं था, और कैटलिन सोच रही थी कि वो उनके बीच की भीड़ भरी बेंचों के लिए कितनी आभारी है, जब अचानक मारिलियन उसके पैरों पर चढ़ गया। मेरे लैनिस्टर के स्वामी, उसने पुकारा, जब आप खाना खा रहे हों, तो मुझे आपका मनोरंजन करने में खुशी होगी। मुझे किंग्स लैंडिंग में आपके पिता की महान जीत की गाथा सुनाने दीजिए। मेरे खाने को बर्बाद करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बोने ने रूखेपन से कहा। उसकी बेमेल आंखों ने गायक को कुछ देर तक देखा, दूर जाने लगा। और कैटलिन को पाया। वो उसे पल भर हैरान होकर देखता रहा। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोना मुस्कुरा रहा था। लेडी स्टॉक, क्या अप्रत्याशित खुशी है, उसने कहा। मुझे विंटरफेल में आपकी कमी खलने का अफसोस था। मैरिलियन ने उसे घूर कर देखा। भ्रम की स्थिति निराशा में बदल गई क्योंकि कैटलिन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने सर रॉड्रिक को शाप देते हुए सुना। काश वह आदमी दीवार पर रुक जाता, उसने सोचा, काश। लेडी स्टॉक, माशा हैदल ने भारी स्वर में कहा। पिछली बार जब मैं यहाँ सोई थी, तब भी मैं कैटलिन टुली ही थी, उसने सराय के मालिक से कहा। वह बड़बड़ाहट सुन सकती थी, आंखें उस पर पड़ रही थीं। कैटलिन ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, शूरवीरों के चेहरों और शपथ ली हुई तलवारों को देखा, और अपने दिल की तेज धड़कन को धीमा करने के लिए एक गहरी सांस ली। क्या उसने जोखिम उठाने की हिम्मत की? इस बारे में सोचने का कोई समय नहीं था, केवल वह क्षण और उसकी अपनी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आप कोने में हैं, उसने एक बूढ़े आदमी से कहा जिस पर उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। क्या ये हेरेनहाल का काला बल्ला है जिसे मैं आपके सरकोट पर कड़ाई करते हुए देख रही हूँ, सर? आदमी खड़ा हो गया और बोला, हाँ, ये तो है, मेरी औरत। और क्या लेडी वेंट मेरे पिता, रिवरन के लॉर्ड होस्टर टुली की सच्ची और ईमानदार मित्र हैं? वो है, आदमी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। सर रॉड्रिक चुपचाप उठे और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। बोना उनकी ओर देखकर पलके झपका रहा था, उसका चेहरा खाली था, उसकी बेमेल आंखों में उलझन थी। लाल रंग का घोड़ा रिवरन में हमेशा स्वागत योग्य दृश्य था। उसने आग के पास बैठे तीनों से कहा, मेरे पिता जोनोस ब्रैकेन को अपने सबसे पुराने और सबसे वफादार बैनरमैन में से एक मानते हैं। तीनों सैनिकों ने एक दूसरे को अनिश्चित भाव से देखा। उनमें से एक ने झिझकते हुए कहा, हमारे स्वामी को उनके भरोसे से सम्मान मिला है। मैं आपके पिता के इन सभी अच्छे मित्रों से ईर्ष्या करता हूँ। लैनिस्टर ने चुटकी ली, लेकिन मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता, लेडी स्टॉक। उसने उसे अनदेखा कर दिया और नीले और भूरे रंग के कपड़ों में बड़ी पार्टी की ओर मुड़ गई।
वे ही मामले की जड़ थे, उनमें से 20 से ज्यादा लोग थे। मैं आपके प्रतीक चिन्ह को भी जानता हूँ, फ्रे के जुड़वां टावा। आपके अच्छे स्वामी का क्या हाल है, महोदय? उनके कप्तान उठे। लॉर्ड वाल्डर ठीक हैं, मेरी लेडी। वो अपने 90वें नाम दिवस पर एक नई पत्नी लेने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने आपके लॉर्ड फादर से अपनी उपस्थिति से शादी का सम्मान करने के लिए कहा है। टायरियन लैनिस्टर ने हंसी उड़ाई। तभी कैटलिन को पता चला कि वह उसका है। यह आदमी मेरे घर में मेहमान बनकर आया था और वहां मेरे 7 वर्षीय बेटे की हत्या की साजिश रची। उसने बड़े कमरे की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। सर रॉड्रिक अपनी तलवार हाथ में लेकर उसके पास आया। राजा रॉबर्ट और आपके द्वारा सेवा किए जाने वाले अच्छे प्रभुओं के नाम पर मैं आपसे उसे पकड़ने और राजा के न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए उसे विंटरफेल वापस लाने में मेरी मदद करने का आह्वान करता हूँ। वह नहीं जानती थी कि क्या अधिक संतोषजनक था, एक साथ खींची गई 1 दर्जन तलवारों की आवाज या टायरियन लैनिस्टर के चेहरे पर भाव।